ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा गया पेपर? हेलो। सर आज का थोड़ा जी। टफ था। क्या ठीक टफ था? फिजिक्स? यस सर। हेलो। ज्यादा टफ था क्या? नहीं सर, ज्यादा नहीं पर थोड़ा टफ था। यार पिछले टेस्ट से तो इजी ही था, जहाँ तक मुझे लगा। जो पिछले टेस्ट हुआ था उसका ज्यादा टफ था, है कि नहीं? कितने आए हैं आप लोग के? रिजल्ट आ गए? जी तो नहीं यार। चलो ऐसा करते हैं, हम 2-3 मिनट में सबको ज्वाइन होने दो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, है ना? डिस्कशन अपना। ओके।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी स्टार्ट कर ले डिस्कशन अपना। हेलो। चलो सर, बहुत कम लोग आप ज्वाइन हुए हो। चलो, एक मिनट। गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस सर। तो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने किया था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या बोला है कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम हाइट 7 z, ठीक है। यानी हाइट 7 z से पार्टिकल ट्रेवलिंग स्टार्ट कर रहा है, कीपिंग एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी जेड कोऑर्डिनेट जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। कीपिंग जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, यानी जो जेड का कोऑर्डिनेट है वो वेरी नहीं कर रहा है। यानी जेड में उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि जेड में कोई भी वेलोसिटी ना होगा या एक्सेलरेशन ना होगा तो वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो जेड कांस्टेंट का मतलब कि कोई भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जेड में नहीं है। At any instant of time, its position along x and y direction are defined as 3t and 5t q। यानी x में 3t है और y में 5t q है। किसी भी टाइम पे x में ये चला गया 3t और y में 5t q, ठीक है। तो हमसे पूछा है, और जो z है अपना कांस्टेंट है, z जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर अपने से पूछा है कि एट इक्वल टू 1 सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। एक्सेलरेशन हमसे पूछा है 1 सेकेंड पे, तो कैसे करेंगे। तो देखो हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एज ए एक्स फंक्शन ऑफ टाइम, वाई फंक्शन ऑफ टाइम, और जेड दे दिया है। जेड तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से तुम एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए इस बार एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 3 आ जाएगी, ठीक है। और y को डिफरेंशिएट करोगे तो ये vx आ जाएगी और ये vy आ जाएगी, जो कि dy बाई ए की होगी वो 15 की होगी। और जेड में तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमें वेलोसिटी मिल गई, फिर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो vx जो आ गई 3, तो यहाँ से ax जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे 3 को तो 0 हो जाएगी। फिर vy मेरे पास है 15 टी स्क्वायर होगा ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो 15 टी स्क्वायर, तो यहाँ से ए वाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 30 × 2, ठीक है। और वी जेड 0 है तो ए जेड भी 0 होगी। तो अब आप देखो कि एक्सलरेशन एक्स में भी 0 है, जेड में भी 0 है, सिर्फ एक्सलरेशन वाई में है और वो 30 × t, ठीक है। तो एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 30 × t। हमसे पूछा है 1 सेकेंड पे, तो ए वाई जो आ जाएगी वो 30 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए एक्स ए जेड 0। तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन आएगी, तो ऑप्शन एक ही सही लग रहा है, जो कि पॉजिटिव वाई में आ रही है। तो पॉजिटिव वाई वाला ये तो नेगेटिव वाई दिखा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी, ठीक है। सभी को क्लियर है ये। हाँ जी। यस हेलो। सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। हम इसको इजी बोलते थे। हाँ जी बोलो। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में क्या करना है ना, हमको सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे पड़ जाना है, तो हम पहले इजी इजी ढूंढ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इजी होंगे तो उसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर ले, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट था वो इजी ही था, ठीक है। ये ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। इसको हम इजी कैटेगरी में लेकर चलेंगे। सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें भी दे चुका है और हमसे फोर्स पूछा है। ठीक है, हमसे देखो यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप आई कैप जे कैप ले लेना है इसको। तो हमसे भी एक्स जो दिया हुआ है वो अल्फा इंटू वाई आई कैप ले लेते हैं, और भी वाई जो गिवन है वो 2x इंटू जे कैप। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो dv बाई dt होती है। ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो आ जाएगी अल्फा। ठीक है, और वाई वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dt। ठीक है, वाई का जो करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dt, हम कुछ नहीं, हम dv बाई dt किए हैं। ठीक है, तो अल्फा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dt। ठीक है, और ये vx था तो ax हो गया। ठीक है, तो अब देखो dy बाई dt कुछ नहीं, ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है। ठीक है, dy बाई dt क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दे देगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, जो कि मेरे पास ये गिवन है। तो ax का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से देखोगे तो ax जो आ जाएगा अल्फा dy बाई dt यानी vx। ठीक है, यानी vy, सॉरी, dy बाई dt जो होगा वो vy आएगा। तो ax जो आ जाएगी अल्फा vy का वैल्यू देखोगे तो 2x। ठीक है, तो अल्फा इंटू 2x, यहाँ पे अल्फा भी है ना, 2x, ये अल्फा भी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो वी वाई जो आ जाएगी 2 अल्फा इंटू एक्स, तो यहाँ से देखोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स जो आ गई ये ए एक्स आ गई। ठीक है, तो ऐसा देखोगे तो उसी तरह तुम वाई का देखोगे, ए वाई। ठीक है, तो ए वाई तुम देखोगे ना, तो अपना देखो, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ए वाई इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हाँ 2 अल्फा, और x को डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dt। ठीक है, और dx बाई dt कुछ नहीं vx है। ठीक है, vx का जो वैल्यू अल्फा इंटू वाई है, तो ए वाई जो आ जाएगा 2 अल्फा इंटू वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू वाई। तो ए एक्स ए वाई आ जाएगी, तो ए नेक्स्ट जो हो जाएगी वो आ जाएगी, देखो अपना x में है 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स आई कैप, प्लस वाई में है 2 अल्फा स्क्वायर वाई जे के। ठीक है, तो एक्सलरेशन आ जाएगी, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है, तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसमें से कॉमन भी आ रहा है, देखो 2 अल्फा कॉमन आएगी और मास से मल्टीप्लाई करो तो मास कॉमन आएगी 2 अल्फा एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो ऑप्शन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप 2 ma स्क्वायर, ऑप्शन 1। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम इसको उतना इजी भी नहीं लेकर चलेंगे, मीडियम लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ से वी एक्स को पुट करना पड़ा, फिर वी वाई को यहाँ पे पुट करना पड़ा, तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन इस तरह के फंक्शन दिए हुए थे कि देखो ये वाई में वाई से वैल्यू कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, वी एक्स जो है अल्फा वाई एक्स डायरेक्शन में, बी वाई जो है 2 अल्फा एक्स जे डायरेक्शन में। ठीक है, तो थोड़ा सा वेरिएशन इसमें घुमा दिया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था, वो डी वाई बाई डी टी जो आ जाती यहाँ से आ जाती, और जो डी एक्स बाई डी टी है वो यहाँ से आ जाती, तो आप वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको इजी नहीं बोल सकते हम। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये न्यूटन्स लॉ के हिसाब से देखोगे तो एक इजी क्वेश्चन नजर आएगा कि न्यूटन्स लॉ से, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कि सॉल्व करने में टाइम लगे, लेकिन इक्वेशन लिख के आप डायरेक्टली सॉल्व, मान लो कि ये दोनों जब नीचे जाएगा तो ए से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ए से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि इस दोनों के बीच सबसे नॉर्मल पूछा है ना, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। तो पहले अगर हम 2 kg के ब्लॉक को बनाए, ठीक है 2 kg के ब्लॉक को बनाए, तो मान लो कि इस पे इसका खुद का वेट का एक कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, यानी 2g साइन इंटू थीटा, थीटा 37 ले लेना, और एक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, जो कि इस दोनों के बीच लगेगा, मान लो कि F1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, जो कि 2 kg वाले पे लग रहा है, और इस दोनों के बीच एक नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल क्या होगा कि इस पे नॉर्मल उधर लगेगा, क्योंकि ये 2 kg वाले ब्लॉक में 3 kg वाले को प्रेस करेगा नीचे की तरफ, तो उस पे जो है नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा खुद पे। ठीक है,
2 kg वाले इसको प्रेस करेगा N से, तो ये उसको फिर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये फिर रिएक्शन फोर्स लगाएगा नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे, कंफ्यूजन होगा क्या? ठीक है, तो तो एक इक्वेशन यहाँ से, और हमने ए इसको ए डायरेक्शन ले लिया, तो तुम देखोगे डाउनवर्ड फोर्स कौन 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 है, ये 2g साइन थीटा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा 2g साइन थीटा माइनस नॉर्मल माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएंगे। अपने पास देखो दो अननोन है, ठीक है, एक तो एन और फ्रिक्शन अपने को पता होगा एफ वन का वैल्यू जो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, F1 जो होगा वो म्यू म्यू 0.1 है ना, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल होगा mg cos थीटा जो कि 2g cos थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। और तो कोई वेरिएबल, हाँ, हमारे पास दो अननोन है, ठीक है, एक नॉर्मल और एक एक्सेलरेशन। तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन आप 3 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बना के निकाल सकते हो, ठीक है। 3 kg वाले का बनाओगे ना, 3 kg वाले का तो देखोगे तो इस पे लगेगा खुद का वेट 3g साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल इसको इधर प्रेस करेगा और इस पे जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 3g साइन थीटा, ठीक है, प्लस नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन, तो प्लस नॉर्मल माइनस F2, और F2 का वैल्यू मैं लिख दूंगा क्या होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ठीक है। तो और F2 का जो वैल्यू हो जाएगा ना यहाँ पे, F2 का वैल्यू, वो देखोगे F2 का वैल्यू, ये F2, ठीक है, F2 का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू इंटू mg cos थीटा, इसका मास 3g cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप F1 का वैल्यू रख देगा, यहाँ पे F2 का वैल्यू, तो अपने पास दो ही अननोन है, नॉर्मल और एक एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना, ये दोनों इक्वेशन को 1 2 को, ठीक है, तो अपने पास आ जाएंगे नॉर्मल के वैल्यू। ये दोनों को सिंपली आप पहले ऐड कर दोगे ना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कोई भी फोर्थ इक्वेशन में रख दोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। जी, इसमें तो नहीं लगता है किसी को दिक्कत हुआ होगा उतना, है कि नहीं? सर फर्स्ट ब्लॉक के जो एफबीडी में एक फोर्स मिस हो गई ना, देखना 2 kg वाले फर्स्ट में। ब्लॉक के एफबीडी 2 kg वाले में कौन सा ब्लॉक, कौन सा फोर्स बेटा? अलोंग द इंक्लाइन तो सभी है ना, 2g cos थीटा 2g sin थीटा नीचे, नॉर्मल ऊपर और फ्रिक्शन ऊपर। और तो कोई और तो परपेंडिकुलर जो लग रहे हैं ना, एक नॉर्मल और mg cos थीटा, जो कि नॉर्मल को हमने 2g cos थीटा लिख दिया मूविंग टू नॉर्मल, है कि नहीं? और तो कोई फोर्स नहीं है ना इसमें। अच्छा, सर एक फोर्स एफ F20 लग रहा है क्या ऑलरेडी? अच्छा, एक फोर्स, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक F20 kg का ऑलरेडी एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है ना, तो यस सर, हाँ, तो यही। +20 यहाँ पे कर देना। हाँ हाँ, सॉरी, थैंक यू भैया। ये ऑलरेडी एफ जो फोर्स है एक लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये हाँ, अब कर लोगे तो हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। हाँ सर जी, कौन सा ऑप्शन होगा इसका वैसे? क्या बेटा, कौन से ऑप्शन आएंगे इसका? ऑप्शन मैं देख लेता हूँ, शायद 12 न्यूटन आएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकते हैं। कि हमसे पूछा सेंटर ऑफ मास 1 kg वाले से बताना है, तो 1 kg वाले को ही ओरिजिन पे ले लो, तो 0,0 पे ये हो जाएगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3 0, और इसका हो जाएगा 0,4, है कि नहीं? तो आप यहाँ से एक्स वाई निकाल सकते हो। एक्स सेंटर ऑफ मास जो होती है वो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, m2 प्लस m3। इसके लिए तो 0 ही हो जाएगा, और इसके लिए देखो x जो आ जाएगा 3, और इसके लिए भी तो x वाला 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, और y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाई समेशन ऑफ मास, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि मान लो कि m1 हम अगर 5 kg, m1 हम 1 kg वाले को ले लें, तो इसका x1 भी 0 होगा और y1 भी 0 होगा, ठीक है। हम अगर m2 हम मान लो 1.5 kg वाला का ले, तो इसका x1 जो x2 जो होगा वो
3 होगा और y2 जो होगा वो 0 होगा। हम अगर m3 हम 2.5 kg वाला का ले रहे तो इसका x3 जो होगा 0 होगा और y3 जो होगा +4 होगा, है कि नहीं। इस सभी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आ जाएगा। तो ठीक है, राइट वर्ड और एबव के केस में आपसे आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्योंकि हम ये सब चीजें फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना, तो इससे तो हो जाना चाहिए ये, ठीक है। तो सर ऑप्शन से बता देते जाओगे अब, ताकि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शन में। अच्छा, आंसर मैं देख लेता हूँ। तो आंसर वो 0.9 और 2 आया इसका, 0.9 और 2 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 0.9 एंड 2, हाँ ठीक है, ओके जी। ठीक है। तो अगर हम ये देखें, ये इजी क्वेश्चन है यार। ये तो फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी टेंजेंट। तो देखो ये टेंजेंट से पूछा है, तो हम सेंटर से निकाल सकते हैं 2/5 mr²। तो टेंजेंट से तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे तो 2/5 mr² प्लस mr², ये 2/7 mr, सॉरी 7/5 mr² आ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ मास m रेडियस अबाउट टेंजेंट। तो 2/3 mr² प्लस mr² करोगे तो ये आ जाएगा जी। फार्मूला याद है ना आप लोगों को। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर इसका ये रिंग ऑप्शन ऑफ होगा। मास m एंड रेडियस r। तो देखो पहला का तो q, दूसरे का p, पहला का q दूसरे का p, ठीक है। एक दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, पहले का q और दूसरे का p, और एक और कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर। तो देखो इसके अबाउट जो होती है वो mr² होती है, तो इसके अबाउट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगी, mr², i प्लस i इक्वल टू आधी हो जाएगी mr², सर। तो ये mr²/2 आ जाएगी ना, ठीक है। तो दूसरे का यस एस हो सर। जाएगा, तो ऑप्शन ए, और ठीक है। यस सर। ये देखो अगेन, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद है, तुमसे पूछा है कि इस दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो कोई किसी पे कितना भी फोर्स लगाए, हम किसी एक का, मान लो कि हम इसके कारण इस पे फोर्स निकाल दे तो वही इसके कारण इस पे फोर्स, जो कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स रिंग स्फेयर पे लगाएगा वही फोर्स स्फेयर रिंग पे लगाएगा। तो हमें देखो इजी ये है कि हम इस रिंग के कारण कारण इस स्फेयर पे फोर्स लगाएंगे। तुम मान लो कि इस स्फेयर का टोटल मास इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। हम स्फीयर का मान सकते हैं कि टोटल मास इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो हम, मेरे पास एक रिंग है और यहाँ पे मान सकते हैं कि टोटल मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है √8r पे। तो इस रिंग के कारण जो मास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ठीक है, ठीक है, इसमें जो मास के कारण जो ये आएगी फोर्स आएगी, ठीक है। इसके फील्ड जो आएगी, वो फील्ड का जो वैल्यू इंटेंसिटी होगा वो होगा g m×x, ठीक है, बाई x² प्लस r² के पावर 3/2। तो इस पे तुम फोर्स निकालोगे ना, तो फोर्स जो आ जाएगा वो इसका मास इंटू फील्ड, मास इंटू फील्ड आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आप रख दोगे ना फोर्स पे। देखो जी का वैल्यू अभी बता जाती है, ठीक है, जी का, अच्छा जी के टर्म में ही पूछा है। तो जी कैपिटल M स्मॉल m इंटू एक्स, एक्स का जो वैल्यू है वो x √8r है, ठीक है, √8r बाई x² यानी √8r का स्क्वायर यानी 8r² प्लस r² के पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, देख लो, सॉल्व कियो तो ये 9 सर आएगा, सी आ रहा 9 था। का पहले रूट लोगे तो 3, और फिर ये 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 r³, ठीक है, इंटू g m√8r, ठीक है। तो 27 तो नीचे आएगा ना यार, ठीक है। तो g m m √8r अपॉन
27 आर क्यूब, तो एक आर से आर कैंसिल, तो ये आर स्क्वायर बचा। तो √1/27, ठीक है, GM/r²। ऑप्शन सी है ना। हेलो, देखो अंडा जो सेम Yes, लोड सेम है, यानी फोर्स सेम है, ठीक है। वायर having length 5 meter and cross sectional area इतना stretched uniformly by a same amount as another wire B of length 6 meter and cross section 3 into 10⁻⁻5 meter square stretch. The ratio of Young's modulus of the wire A to the wire B will be, यानी हमें गामा ए और गामा बी का वैल्यू पूछा है। तो देखो मैं अगर लिख दूं फार्मूला कि F/A जो होता है वो गामा टाइम्स डेल्टा L/L होता है, तो हमें गामा के केस में कंपैरिजन करना है। तो देखो जो डेल्टा L हुआ है ना वो भी सेम हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फोर्स तो सेम है, प्लस जो एक्सटेंशन हुआ है यानी, ठीक है, स्ट्रेच हुआ है वो भी सेम हुआ है, यानी डेल्टा L भी सेम है, ठीक है। तो हमें गामा, डेल्टा L सेम है तो फोर्स सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि गामा जो है, ऐसे लिख सकते हैं कि गामा इक्वल टू सर FL डेल्टा बाई, एल दोनों के लिए सेम है ना? हाँ हाँ, ठीक है, स्ट्रेच यूनिफॉर्मली बाई सेम अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम गामा बोल सकते हैं कि L/एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेंथ भी सेम है क्या? नहीं, लेंथ अलग अलग है। तो देख लो, अलग है। गामा ए बाई गामा बी करोगे तो आ जाएगा LA/LB इंटू एरिया के इनवर्सली है, यानी एरिया बी अपॉन एरिया ए। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना तो शायद ये 1 आ जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब देखोगे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कि यहाँ पे बोला है स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप डेंसिटी D, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से ड्रॉपलेट, ठीक है। ये स्फेरिकल बॉल जो है वो हाफ सबमर्ज है, ठीक है। तो होगा क्या कि तुम इसमें फोर्स देखोगे तो एक तो इसका वेट नीचे लगेगा mg, एक बॉयंसी ऊपर लगेगा, और एक सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेंगे F सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसको जो बैलेंस कर रहा होगा इस mg को, वो सरफेस टेंशन प्लस बॉयंसी मिलके बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होगा, फर्स्ट ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस 4 ड्यू टू बॉयंसी, वो इस वेट को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, तो देखो सरफेस टेंशन देखोगे ना तो ये जो स्फीयर है वो उसके इस एरिया, जो ये इस तरह का एरिया है ना, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया जो है वो इसको, इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अगर रेडियस हम r ले ले तो ये जो लेंथ होगा वो 2πr होगा। तो जो सरफेस टेंशन होगा वो का जो फोर्स होगा वो फोर्स सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन को इसने T बोला है तो T इंटू लेंथ 2πr, ठीक है। हम इसको कैपिटल R ले लेते हैं 2πr, ठीक है। यही जो लेंथ होगा ना, ये जो टच होगा ऐसे स्फीयर जो, ठीक है, 3D बॉडी है ना ये, तो यही इसको रोक रहा होगा सरफेस टेंशन। तो और बॉयंसी जो होगा वो बॉयंसी वो कितना होगा, क्योंकि ये हाफ सबमर्ज है, ठीक है। तो हाफ सबमर्ज है तो वॉल्यूम जो है V/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम 1/2 और वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका 4/3πr3, ठीक है, 4/3πr3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोला है रो, ठीक है, इंटू G इज इक्वल टू, मास के लिए आप लिखोगे तो अगर मास तुम देखोगे तो मास जो हो जाएगा वो वॉल्यूम, मास ऑफ जो बॉल होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, जो ड्रॉपलेट है, सॉरी, इंटू G, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना तो देखो कुछ चीजें कैंसिल होगी, जैसे पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, R एक एक कैंसिल हो जाएगा। हमसे R पूछा है, ठीक है, तो यहाँ से आप R कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, ठीक है। यहाँ से एक R तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, सभी में से, और पाई कैंसिल होगा, ठीक है, 2 से भी कुछ कुछ कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है इसका? सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन बी। सेकंड, यस सर। यस सर। ठीक है,
तो ये आ जाएगा। तो अगेन इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसका एरिया निकालो यार, वर्क इससे इजी नहीं हो सकता, ठीक है। वर्क पूछा है तो एरिया निकालो, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है, तो एरिया निकाल लोगे तो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ये वर्क देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लिनियर एसएचएम हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एसएचएम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हाँ सही है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। वो माइनस भी आता है, -x, यानी डिस्प्लेसमेंट के तो प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। और ये बोल दिया है तो माइनस हम हटा ही सकते हैं, क्योंकि रिस्टोरिंग है तो माइनस का कोई मतलब नहीं, तो फोर्स रिस्टोरिंग इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखोगे कि द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ ये भी सही है कि एक्सेलरेशन जो होता है -ω²x होता है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। ए में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू -x, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन, ये भी सही है, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है ω²/a, ठीक है, सॉरी ω/a, ठीक है। तो ये तीनों सही है। एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये गलत है यार, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगी वो मिनिमम नहीं ये होगी, ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा सर, ए। ये भी, हाँ, ठीक है, तो ये हो गई। अगेन 11 नंबर देखोगे तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कि 3 मासेस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हमसे फिर पूछा है कि सिल्क थ्रेड से इस तरह से बंधा हुआ है, द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल, ठीक है। तो किसी एक के बीच तीनों का चार्ज सेम ही है क्या? बॉल इच ऑफ चार्ज 2 कूलम, ठीक है, तो हम क्यू ही ले लेते हैं, मान लो क्यू क्यू क्यू, ठीक है। तो एक पे जो फोर्स निकालोगे तो एक पे जो फोर्स होगा, इंडिविजुअल फोर्स जो होगा Q²/1 का स्क्वायर, यानी Q² आ जाएगा, ठीक है। Q का वैल्यू ऑफ 2 ले लोगे तो 4K आ जाएगा, ठीक है। तो Q का वैल्यू 2 है, तो 4K आ जाएगा। अब ये तो एक के कारण फोर्स ये हो गया, लेकिन किसी एक पे आप नेट फोर्स निकालोगे ना, तो मान लो कि इस पे निकाल लो तो इसके कारण इधर आएगा और इसके कारण इधर आएगा, ठीक है, सॉरी, इसके एक यहाँ पे है ना, तो हम इसी पे निकाल लें तो इसके कारण इधर आएगा और इसके कारण इधर आएगा। है कि नहीं? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये देखोगे तो ये इक्वालेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और ये दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड बाय ये भी 4K होगा और ये भी 4K होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस वगैरह सभी सेम ही है, इसका भी 1 चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पे होते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो √3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, एक का, तो √3 4K हो जाएगा एफ नेट, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो द फोर्स, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अगेन ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन PYQ है और जेईमेन में पहले आया हुआ है, तो ज्यादा करना नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है इसमें, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है हमें, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि एक्वायर वेलोसिटी v व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू वर्टिकल y, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, बोलो। नो सर। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी, ये PYQ है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन जैसे ही लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 13, ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो सर आपकी वॉइस ठीक है, शायद रुकी है। जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर वो करंट फ्लो होगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही है ना? सर गलत होगा ना, Yes, sir. क्योंकि करंट तब फ्लो करता है ना जब वो होता है पोटेंशियल। हाँ, तो पोटेंशियल कब आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल आएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, फील्ड रहेगा तभी पोटेंशियल आएगा ना। Yes, sir. सही है फर्स्ट। हाँ समझ गया सर, ठीक है। क्योंकि V इक्वल टू E इंटू टी होता है ना, तो E इक्वल टू V बाई टी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। गिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में गिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होती, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो अगेन इजी क्वेश्चन है। इसके कारण फील्ड तो देखो, इस दोनों लाइन के कारण तो यहाँ पे फील्ड 0 ही होगी, ठीक है। तो सिर्फ इस आर्क Yes, के sir. कारण आएगी, और एक सेमी आर्क के कारण जो फील्ड होती है वो सर्कल का आधा हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r का आधा, ठीक है। तो इसका वैल्यू रख लोगे तो आ जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या लेना है अपने को, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को कोई कंफ्यूजन 15 बनाया? सर आंसर क्या है? पहले वाले का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। हेलो, सर 14 वाले का आंसर क्या है? 14 वाले का आंसर क्या है? 14 वाले का 15 क्या बोला? 14 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है सर? किसका, 15 का या 14 का? 14 सर 14। मुझे देखना पड़ेगा, 15 का बोला या आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सर 14 का 14 का ऑप्शन डी है, ठीक है। 15 का ऑप्शन बी है, ठीक है। तो देखो 15 में क्या बोला है कि एक स्क्वायर लूप है, इतना है रेसिस्टेंस दिया हुआ है, स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इतना द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इन 1 सेकंड ईच विल बी। तो 1 सेकंड में इसको पुल करना है, ठीक है, तो कितना वर्क लगेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया जो है वो 25 है, तो साइड लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एरिया जो है वो एल स्क्वायर के इक्वल होती है, तो साइड लेंथ जो है वो 5 आ जाएगी। तो इस तरह का स्क्वायर शेप है, ठीक है। और मान लो कि इसको पुल किया गया है, ठीक है, इसको पुल किया गया, तो जब इसको पुल कर रहे हैं तो इस सेक्शन में देखोगे तो इस सेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और इस करंट के कारण इस पे फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, वो आइडियल लगेगा, ठीक है। और इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, ईएमएफ तो पहले निकालो, ईएमएफ बीवीएल ईएमएफ आएगी इसमें, ठीक है। और इस ईएमएफ के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये लेंथ है ना वो थोड़ा सा निकल गया होगा, तो इसलिए इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ इसमें आएगी। और ये तो वेलोसिटी के पैरेलल ही है, ठीक है। ये तो इसमें और इसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगी, सिर्फ इसमें ईएमएफ आएगी, और ये ईएमएफ बीवीएल आएगी, तो इसके कारण जो आई आएगा वो बीएल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। तो इसके कारण फोर्स लगेगी, फोर्स आई बी एल। तो आई का वैल्यू रखोगे तो बी वी एल अपॉन आर इंटू बी एल, तो जो फोर्स हो जाएगी वो बी स्क्वायर वी इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर, ये फोर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट देखो, इसको कंप्लीटली निकाल दिया गया, ठीक है, पुल कर लिया गया। वर्क डन इज पुलिंग आउट लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली। तो इसको निकालने का, जब इसको निकाला गया ना, इसको निकाला गया मान लो, तो ये जो टोटल डिस्टेंस चला होगा, तो जो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना चला ये वायर,
तो देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर चला, जो कि लेंथ के इक्वल होगा, तो फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। तो सबको एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा आपको, तो वर्क जो हो जाएगा वो फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है, फोर्स इंटू लेंथ, लेंथ का वैल्यू जो है लेंथ जो लोगे 0.05 मीटर, ठीक है। और आपके भी नहीं दिया हुआ है क्या कि किस वेलोसिटी से, तो देखो 1 सेकेंड में कंप्लीटली निकाल लिया गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कंप्लीटली निकाल लिया गया, यानी कितना लेंथ चला, 5 सेंटीमीटर है 1 सेकेंड में, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर बाई 1 सेकेंड, यानी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देना, तो वर्क जो हो जाएगी वी स्क्वायर v इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू एक और एल, तो ये एल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू रखोगे, v का वैल्यू यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ प्रॉपर यूनिट रखोगे, l का वैल्यू एल क्यूब रखोगे ना, तो वर्क आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्क, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा विथ प्रॉपर साइन, ये यूनिट रखोगे ना, v का यूनिट और b का यूनिट, v तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, सिर्फ जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देना, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे कि ये इस जो लेंस बनाया है, सॉरी जो मिरर बनाया है, वो इस स्फेयर से बनाया गया है, जिसका कि सेंटर यहाँ होगा, तो ये 16 है, तो 8 पे सेंटर होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस मिरर का, ये हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है, जो कि हाफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, और इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, और इस केस में जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है, ठीक है। इस केस में जो इमेज है वो जो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ठीक है। तो और उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। तो इनवर्टेड, ठीक है, और रियल इमेज बनता है, क्योंकि जो रे है वो यहाँ से पास करेगी, तो रियल इमेज, ठीक है, एक तो रियल हो गया, ठीक है, अनमैग्निफाइड हो जाएगा, ठीक है, अनमैग्निफाइड हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कौन में है बताओ, सी ऑप्शन। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड अनमैग्निफाइड, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये किस किसने किया, कौन सा सर? ये क्वेश्चन नंबर 17। स्किप कर दिया था मैंने। मतलब देखो इसमें जो होगा ना, मिनिमा पूछा है ना, तो मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स जो होती है फेज डिफरेंस, वो फर्स्ट मिनिमा पूछा होगा तो वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल आती है, क्योंकि डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाता है वहाँ पे 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n1 रखोगे तो डेल्टा एक्स टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो एक तो रे इधर से डायरेक्ट आ रही है कि, तो उसके लिए जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वो x1 जो होगा वो x1 होगा, वो 2d के इक्वल होगा। दूसरा रे है जो इस तरह से जा रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना, इसका डिस्टेंस देखोगे x2, ठीक है, तो वो आ जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 2g², ठीक है, रूट अंडर 2g का होल स्क्वायर प्लस d², तो देखोगे तो ये √5d आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स देखोगे ना, तो x2 माइनस x1 यानी
√5 माइनस 2 इंटू डी, है कि नहीं? तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई टू, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई टू रखोगे तो √5, ठीक है, माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा का हमसे पूछा क्या है, डी का वैल्यू पूछा ना। तो डी इक्वल टू लैम्डा बाई टू इंटू √5 माइनस 2 डी, √5 माइनस 2, ठीक है। सर √5 - 2 या 5 - √2? नहीं, √5 माइनस 2 होगा ना, ए ऑप्शन होगा ना फिर तो। क्योंकि डेल्टा एक्स क्या आया, x1 को 2D आया जो कि यहाँ, ठीक है, एक लाइट तो डायरेक्ट यहाँ गई और एक लाइट यहाँ गई ना, तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस पाथ होगा, पाथ लेंथ ये होगा ना, ds रूट अंडर d² प्लस 2d का होल स्क्वायर। ये 2d है और ये d है, तो इसका जो लेंथ होगा ये होगा, जो कि आ जाएगा √5d और इसका हो जाएगा 2d, ठीक है। तो x1 और x2 आ गए, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 √5d माइनस 2d, तो ये आ जाएगा √5 माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। और डेल्टा एक्स सर इक्वल हाँ टू सर, मैं कह रहा था ए ऑप्शन होगा शायद से, क्योंकि वही मैच कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये है टू, सॉरी सर, ठीक है, ओके। ये तो जी सर। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें इसमें तो कोई ज्यादा करनी नहीं है। In a plane electromagnetic wave, electric field and magnetic field must be perpendicular to each other and direction of propagation of wave should be along electric field। नहीं, तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के, है कि नहीं? बोलिए। The energy Yes, in the sir. electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field। ये सही है सर। कि एनर्जी जो होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या आप लिख सकते हो हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी तो यही होती है, इक्वली डिवाइडेड होती है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो गलत हो गया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सही है ऑफ सर। वेव मस्ट बी परपेंडिकुलर, ये सही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पीड ऑफ लाइट, ये सही है कि E इक्वल टू बी इंटू सी होता है, यानी E बाई बी इक्वल टू सी। एक मिनट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये गलत है। E बाई बी जो होता है ना वो सी के इक्वल होता है, ना कि बी बाई सी इक्वल टू, ठीक है, बी बाई इक्वल टू सी, ये गलत है। E बाई बी इक्वल टू सी होता है ना, यस सर। तो बी एंड ए, हाँ जी, E गलत है ना, किसने E को सही ले लिया है? सर मुझे समझ में नहीं आया ये, तो मैंने लीव कर दिया उसे। अच्छा, आपने क्रिस ले लिया था, Yes, sir. यही गलत हुआ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि E बाई बी जो होता है वो सी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड E नॉट बाई बी नॉट ले लेते हैं, E नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, ना कि बी नॉट बाई E नॉट, ठीक है, ये 1/c हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सर याद वैसे रखना, सी का ठीक है। फॉर्मूला तो h/v होता है ना। क्या बोलूं? सी का तो एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ आता है, E/v वाला? h/v वाला हाँ पड़ा है। सी, तो नहीं, तो वो तो दूसरा चीज हो गया यार, ठीक है, वो तो अलग ही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सी का जो मेन जो सी आता है वो ना को रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये आता है, वो यहीं से आता है, ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है। चलो अपने लोग लास्ट पेज पे आ गए, टाइम भी नहीं है तो थोड़ा देख लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉर्ड्स ऑर्बिट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एल, ठीक है, ये तो सही है। इफ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट, तो वहां पे फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देन अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वॉट्स
इलेक्ट्रॉन एज्यूम की रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर वेरी शॉर्ट। तो देखो हाइड्रोजन एटम में एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, तो वेरी कुछ बहुत कम देर के लिए वो सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, तो वहां पे जो उसका जो मोमेंटम होता है NH/2 पाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो एल का वैल्यू अगर हम H/2 पाई ले लें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो सेकेंड ऑर्बिट में जाते ही हो जाएगा 2H/2 पाई, ठीक है। तो ठीक है, तो डेल्टा एल जो यहाँ से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा एल जो आ जाएगा 2H/2 पाई माइनस H/2 पाई, यानी H/2 पाई, जो कि एल के इक्वल ही आएगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे तो इसका बतला दो कौन सा पॉसिबल है, किसमें एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करके पॉसिबल हो सकता है। तो देखो डब्ल्यू वाई से 2Z, ठीक है, वाई 2Z ये तो नहीं बनेगा क्योंकि वाई ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो, तो वाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है 8.5, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाई है, तो वाई से तो 2Z बनेगा ही नहीं। फिर W से X और Z, ठीक है, तो W से X तो बन सकता है लेकिन Z नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Z का बहुत कम हो जाएगा W से, ठीक है। तो एक तो स्टेबल बन जाएगा, एक अनस्टेबल बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। W से 2Y, तो W के 2Y बन सकता है, और इसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी जैसे ही W को दोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे, तो वो एनर्जी से ब्रेक डाउन होके 2 टाइम्स वाई बना लेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स ब्रेक होके वाई तो बन सकता है लेकिन जेड नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि जेड जो है वो एक्स से कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ जी, ये क्लियर है। यस सर। यस सर यस। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, 20 नंबर है ना। ठीक है, एनर्जी H2 3 ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है। ये सही है। हाँ जी, किसी ने स्टैंडिंग वेव या वेव मोशन अच्छे से पढ़ा है, तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एक है स्टैंडिंग वेव, एक है ट्रेवलिंग वेव। ये ऐसा जो इक्वेशन होता है ना, ये होता है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, ऐसा जो इक्वेशन होता है वो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन होता है, ठीक है। ω t माइनस kx करके जो इक्वेशन होगा ना, वो ट्रेवलिंग वेव का होगा। और इस तरह का साइन kx cos ω t या साइन kx sin ω t, इस तरह का जो इक्वेशन रहता है वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है। तो अलग अलग दो पोजीशन पे φ1 जो है स्टैंडिंग वेव का फेज डिफरेंस है, और φ2 जो है वो ट्रेवलिंग वेव का फेज डिफरेंस है x1 x2 पे। तो आप कुछ नहीं करना, आपको एक बार x1 x2 रख देना है, ठीक है, वहां से फेज डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। फेज डिफरेंस जैसे ही निकालोगे, ठीक है, फिर सर एक डाउट था हाँ जी बोलो। सर, स्टैंडिंग वेव वाली इक्वेशन को कैसे पहचानना है, इसमें तकलीफ होती है। आपने पढ़ा है यार, जो आपने पढ़ा वेव इक्वेशन। सर ये मतलब थोड़ा वीक है टॉपिक, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। तो बेटा आप इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब जो वीक रह गया ना उसको छोड़ देना है, अब इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 2 दिन में आप क्या कर लोगे, ठीक है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उसी को अब लेकर चलना है, ठीक है। नहीं, कल तो परसों जो मनीषा हमने टॉपिक, पढ़ाया था स्टैंडिंग वेव इक्वेशन वाला, तो उससे थोड़ा आइडिया है। देखो बेटा होता क्या है ना कि ये जो कुछ चैप्टर है ना वो एक क्लास में आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि उस चक्कर में आप आधा अधूरा पढ़ के जाओगे ना, तो हो सकता है कि आप निगेटिव लेकर के आओगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है ना उसको छोड़ दो। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इसमें से लगभग लोग नहीं पढ़े होंगे वेव मोशन, है कि नहीं, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो जो चीज अब ऐसा समय आ गया ना कि 2-3 दिन है एग्जाम के, ठीक है, तो वो चीज आप छोड़ दो, ठीक है। जो चीज आपने नहीं पढ़ी हो, जो हो रहा है, इसके जगह पे ये क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपने 12th अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, फिर 25 भी अच्छा क्वेश्चन, 24 कर लोगे। 25 भी आप लोगों ने शायद नहीं ये पढ़ा था, सर रियल या एफिडेंट वाला, ठीक है। 25 भी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। 21 ये, ठीक है।
तो जो चीजें नहीं पढ़ी आप वो चीजें छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आप एक क्लास में ये मैम ने करवा दिया स्टैंडिंग वेव, हाँ इक्वेशन देखना तो सीख जाओगे, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हो सकता है कि आप नेगेटिव करके आ जाओ, ठीक है, इसीलिए हम चीजों को जहाँ पे हो जितना पढ़े उतना ही करना है, उसी को अब रिवीजन करना है, उसी का फॉर्मूला देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है, नया चीज अब नहीं पढ़नी है। ओके, चलो 22 बता दो, छोड़ो इसको, 22 बता दो, 22 इजी है। बोला है कि इन द फिगर शोन द चार्ज इन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रो फेराइड कैपेसिटर इज 30 माइक्रो कूलम, यानी इस पे टोटल चार्ज 30 माइक्रो कूलम का है, ठीक है, जो लेफ्ट पे होगा वही राइट पे होगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो 30 माइक्रो कूलम का। द चार्ज इन ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रो कूलम, यानी 6 माइक्रो कूलम के राइट प्लेट, इसके लेफ्ट पे, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ -30 है तो यहाँ +30 होगा, फिर इस पे जो भी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि 30 कूलम का चार्ज चला था, कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया होगा, तो इसमें कितना गया होगा? जो 30 कूलम का चार्ज चला होगा, ठीक है, 30 कूलम का चार्ज जो यहाँ पे चला होगा, ठीक है, तो इसमें कितना गया? Q इक्वल टू C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो 6 कूलम पे निकालोगे तो कैसे बचेगा? Q इंटू 6/6 + 4 ना, और Q कितना चला था? 30 इंटू 6/10, तो ये 12 आ गया ना, तो इस पे कितना आ जाएगा? +12 आएगा ना, किस पे पूछा? राइट प्लेट ऑफ द राइट, यानी माइनस ये हो गया ना। हाँ जी, ये वाला एक बार फिर से बता देना, ये वाला सर फिर से बता देना एक बार। सॉरी, ये माइनस प्लस तो माइनस प्लस है ना, सॉरी यार, माइनस प्लस तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ देखो, चार्ज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटर का होता है। देखो यहाँ से देखो, इस पे 30 कूलम था, ठीक है, ओवरऑल जो चार्ज इस पे था 30 कूलम का था, सॉरी, ये 30 कूलम का चार्ज चला, तो कुछ इसमें क्या होगा कुछ इसमें क्या होगा, Q1 Q2, तो चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C का होता है। तो चार्ज हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? Q चला चार्ज, तो Q1 कितना हो जाएगा? Q1 इक्वल टू, अगर इसको हम C1 ले लें, इसको C2 ले लें, तो Q1 इक्वल टू जितना चला, ठीक है, हम C1 में निकाल रहे हैं तो C1/C1 + C2। Q2 लिखना हो तो टोटल चार्ज जो चला था अपॉन C2/C1 + C2, जैसे हम करेंट डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे हमने चार्ज डिवाइड किया। करेंट जो है वो इनवर्सली रेजिस्टेंस के डिवाइड होता है, लेकिन चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर के डिवाइड होता है। तो जो Q1 हमें निकालना है इस पे, ठीक ओके है, सर। तो उस पे तुम देखो, ठीक है, तो Q1 जो आ जाएगा, Q कितना चला था? 30 चला था, Q1 है 6/4 + 6, ठीक है, तो ये देखोगे तो 12 माइक्रो कूलम है ना, तो माइक्रो कूलम। तो इस पे पूछा था चार्ज राइट प्लेट ऑफ द लाइट, इस पे 12 आ जाएगा ना, यस ठीक सर। है। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो सॉरी, एसी का क्वेश्चन है, एलसी सर्किट, ठीक है, एलसीआर सर्किट, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, सभी का वैल्यू दे दिया है अपने पास, ठीक है, और एसी सोर्स से सप्लाई किया गया है तो आर एल, ठीक है, और यहाँ पे सी फंक्शन भी दिया होगा ओमेगा वगैरह, ठीक है, 25 वोल्ट का एसी है, तो ये 25 वोल्ट इतना हर्ट्ज, ठीक है, ये 25 वोल्ट, और हर्ट्ज कितना है? 500/5, ठीक है, 500/5 हर्ट्ज। तो ये 25 वोल्ट जो है वो आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू है, VRMS 25, और ओमेगा दे चुका है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी एंड इतना फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा जो होती है वो 2π × f होती है, तो यहाँ से ओमेगा आप निकालोगे, ओमेगा 2π, f का वैल्यू 500/π, तो पाई से पाई कट किया तो ओमेगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो आप आर का वैल्यू गिवन है, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा × एल होगा, और एक्ससी का वैल्यू 1/ओमेगा × सी होगा। तो हमसे पावर पूछा है कि क्या पूछा है? एनर्जी। तो एनर्जी इन
6 सेकेंड। तो एनर्जी 6 सेकेंड में जो एनर्जी होगा ना वो पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम। और पावर जो होता है वो VRMS IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। VRMS IRMS, VRMS आपके पास दिया हुआ है और IRMS के लिए आप निकाल सकते हो, या V के टर्म में ही निकालो ना, V² बाई जेड, ठीक है, V² बाई जेड कर सकते हैं। IRMS को लिख सकते हो आप IRMS VRMS बाई जेड, यानी जेड का वैल्यू जो होगा वो होगा √R² प्लस XL माइनस XC, जो भी बड़ा होगा वो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पावर जो हो जाएगा VRMS² अपॉन जेड इंटू cos फाई। अब देखो cos फाई कैसे निकलेगा, तो cos फाई के लिए आपको फेजर बनाना पड़ेगा। तो फेजर के लिए मान लो कि ये इधर R आया और कहीं पे मान लो XL माइनस XC आ जाएगा, कुछ भी कोई भी बड़ा हो सकता है। XC अगर बड़ा होगा तो नीचे बनेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट ये फाई हो जाएगा। तो यहाँ से tan फाई या cos फाई डायरेक्ट लिख सकते हो, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos फाई इक्वल टू ये जो होगा जेड हो जाएगा, जेड का वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो cos फाई R/जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे R/जेड ना, तो पावर जो आ जाएगा VRMS² अपॉन जेड इंटू cos फाई R/जेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा VRMS अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो R का वैल्यू VRMS आपको 25 दिया हुआ है, R का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू 20 ओम, ठीक है। और जेड आप निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से RXL दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आप जेड निकाल लो। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी, एसी का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, तो हमेशा ट्राई करना कि लेंदी और कैलकुलेटिव होता है, तो एसी में हमेशा ट्राई करना ना कि आप उसको लास्ट में करने का कोशिश करना, एसी का क्वेश्चन है कि नहीं, यस सर। ठीक है। टाइम अगर आपसे बच जाएगा ना टाइम, तो आप उसको कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि जल्दी हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, तो आप देख लेना कि किसमें कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा है, तो जिसमें कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा रहेगा तो उसको ट्राई करना कि लास्ट में ही सॉल्व करें, है कि नहीं। ओके, जी सर। क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे तो 28 में देखो तो क्या दिया हुआ है, 24 में सरफेस ऑफ द सर्टेन मेटल फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विथ वेवलेंथ λ1 इतना एंड देन लाइट ऑफ λ2, ठीक है। 128 24 और 248 से, तो द फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केस डिफर बाय फैक्टर 2, यानी एक में V तो दूसरे में 2V था, ठीक है। और 2V किस में होगा, जिसमें हम एनर्जी ज्यादा सप्लाई करेंगे, एनर्जी उसमें ज्यादा सप्लाई करेंगे जिसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी 2V हो जाएगा, तो इसमें वेलोसिटी V हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि hc/λ1 इज इक्वल टू 5 प्लस k max हाफ m इंटू 2V का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम λ1 दूसरे में देखोगे तो hc/λ इक्वल टू 5 प्लस हाफ इंटू m इंटू V², ठीक है। तो आप यहाँ से वर्क फंक्शन पूछा ना, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो निकाल सकते हो। यहाँ क्या करो, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो λ2/λ1 आ जाएगा, λ2/λ1 इक्वल टू 5, ठीक है, प्लस हाफ mv²। मास तो दिया होगा ना, मास, तो मास तो वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है ना वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही होगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहाँ से नैनोमीटर यहाँ पे डायरेक्ट ही रख दो ना यार, मास तो चलो कोई बात नहीं, λ1 इसी तरह से निकाल लो, हाफ मास का आपको यूज होगा ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि मास को ही हम डिवाइड हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो hc/λ1 निकालना इजी है, ठीक है। hc/λ1 तो तुम ऐसे कर सकते हो कि hc/λ1 -5 इक्वल टू इतना और hc/λ2 -5 इक्वल टू इतना, ठीक है। यानी hc/λ1 और hc/λ1 देखो, hc का वैल्यू बोल दिया है कि 1240 लेना है बाई लैम्डा, ठीक है। तो 1240 बाई λ1, ठीक है, यानी 1240 बाई λ1 है 124 -5 इक्वल टू हाफ m इंटू 2V का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे केस में 1240 अपॉन λ2 248 -5 इज इक्वल टू हाफ m इंटू V²। अब डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये देखो तो ये 10 हो जाएगा और ये 2, तो ये 5, ठीक है। तो 10 - 5 बाई 5 माइनस 5 बाई 5 - 5 इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हाफ m कैंसिल हो जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर बचेगा, यानी 4 हो जाएगा।
तो 10 माइनस तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए आपको, ठीक है, मेहनत लगेगा, ठीक है। तो ये इसको इधर भेज दो, तो ये 3 5 इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो 5 आ गया 10/3, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग मान लो, ठीक है। ओके Yes, sir. ओके, तो चलो यार टाइम हो गया आप लोग का, दूसरे पेपर भी होगा स्टार्ट। तो कोशिश अब यही करनी है ना, देखो कोशिश अब वही करनी है कि जो चीजें नहीं पढ़े हो ना उस पे आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम वगैरह में ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हो सकती है कि वो चीजें आप गलत कर दो। तो ठीक है, अब जितना पढ़े हो ना, 2 3 दिन का टाइम है, ठीक है। 23 22 से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि बहुत लोगों का पहले ही एग्जाम हो, पहले दूसरे दिन है। तो ठीक है, जितना आप पढ़े हो ना, तो उतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसी का रिवीजन अच्छे से करो, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब नई चीज नहीं पढ़ो, है कि नहीं? ओके, Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। तो बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हाँ जी जतिन, कब है एग्जाम आपका? Sir, 22. 22 को ही है, चलो ठीक है। तो अब तो आप तो कम से कम आप तो आप कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, जो पढ़े हो ना उसी का Yes, sir. रिवीजन करो। ओके, चलो तो ठीक है एवरीवन, बाय। किसी को कुछ नहीं। पूछना तो नहीं है ना?